भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। यह सभी देशवासियों के लिए विशेष अवसर है। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। तब से लेकर अब तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल एवं तकनीकी क्षेत्र की विकास यात्रा में देश ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में कहते हैं, Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. जरा आज की दुनिया पर नजर डालिए। वहाँ अब तक की सबसे जबरदस्त, सबसे एक्साइटिंग समस्याएं खड़ी हैं। ये समस्याएं सिर्फ सियासी नहीं हैं, बल्कि ये समस्याएं युद्ध और शांति की बड़ी समस्याओं से भी बड़ी हैं। हम सभी एटॉमिक जमाने के दहलीज पर खड़े हैं। यह एक ऐसी चीज है जो दुनिया को उससे भी ज्यादा बदल कर रख देगी, जितना कि औद्योगिक क्रांति ने बदला था। औद्योगिक क्रांति केवल आंशिक रूप से ही भारत में आई है, लेकिन इसने यूरोप और अमेरिका में लोगों के जीवन स्तर पर इकोनॉमिक तौर पर उन्हें ऊपर उठाया है। अब औद्योगिक क्रांति भारत में आ रही है, लेकिन ठीक इसी समय एटॉमिक रिवॉल्यूशन भी आ रहा है। दोनों एक साथ आएंगे और हम इस बात का जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि इनमें से किसे सबसे पहले आने दे। इसलिए हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना होगा। नेहरू आजाद भारत के पहले IIT यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में इंजीनियरों के पहले दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। यही सोच स्वतंत्र भारत की वैज्ञानिक यात्रा का आधार बनी। विद्यार्थियों को देश में ही विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शोध के साधन मुहैया कराने से शुरू हुई यात्रा आज चंद्रमा और मंगल तक पहुंच चुकी है। आजादी के वक्त भारत अन्न की कमी से जूझ रहा था, आयात पर निर्भर था, लेकिन कुछ ही दशकों में वैज्ञानिक शोध और किसानों मजदूरों के अथक परिश्रम से देश अपनी जरूरतों के साथ साथ दुनिया भर में खाद्यान्न निर्यात करने लगा। रक्षा क्षेत्र में भारत अन्य देशों की आपात दखल के और सियासी विरोध के बावजूद परमाणु हथियार बनाने में कामयाब रहा। 1947 से 1975 तक देश में IIT, IIM, एम्स और DRDO और इसरो जैसे कई शीर्षक और शोध संस्थान बनाए गए। आजादी से पहले स्थापित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जैसे संस्थान भी काम कर रहे थे। नेहरू सरकार ने पहले पंचवर्षीय योजना में ऐसे वैज्ञानिक संस्थानों की नींव रखने को प्राथमिकता दी। कम संसाधनों के बावजूद इन संस्थानों के शोध और प्रयासों से भारत को कुछ अभूतपूर्व सफलताएं मिली। आजादी के बाद देश के सामने भुखमरी, कुपोषण और बीमारियों से हो रही मौतें बड़ी चुनौती थी। भारत में अनाज की उपज कम थी। देश की जरूरतों के लिए बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, जो अक्सर निम्न गुणवत्ता का होता था। तब भारत के खेतों में ट्रैक्टर जैसे मशीनों का इस्तेमाल न के बराबर था। भारत ट्रैक्टर तक के लिए विदेश पर निर्भर था। दूसरी समस्या थी सिंचाई की। इससे निपटने के लिए आजादी के कुछ दिनों में बाद ही देश के कई हिस्सों में छोटे बड़े बांध बनाने का काम शुरू हुआ। इनमें भाखड़ा नंगल डैम नेहरू सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ऐसे बांधों से देश में संचित क्षेत्र बढ़ा और बिजली भी मिली। दूसरी तरफ शोध में जुटे भारतीय वैज्ञानिकों ने अनाज, खास तौर पर गेहूं की बेहतर किस्में बनाने पर काम किया। 1980 आते आते इस हरित क्रांति की सफलता ने भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। ग्रामीण भारत का एक आधार पशुपालन भी था। 70 के दशक में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NDDB के प्रयासों से भारत में ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ। इस मिशन से कभी दूध की कमी वाले देशों में शामिल भारत साल 2000 आते आते दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। परमाणु शक्ति और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत धीमे लेकिन सधे हुए कदमों से आगे बढ़ा। दोनों क्षेत्रों में लाजिम वजहों से अंतर्राष्ट्रीय दखल और सियासी खींचतान ज्यादा थी। भारत के परमाणु कार्यक्रम के संस्थापक होमी जहांगीर भाभा और अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई ने 1947 के आसपास अपने क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की नींव रख दी थी। देश की जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए भारत ने परमाणु कार्यक्रम पर तेजी से काम किया। लेकिन भारत चीन युद्ध, नेहरू के निधन और फिर होमी भाभा एक हादसे में मौत होने की वजह से भारत के परमाणु संपन्न होने का इंतजार धीमा पड़ गया। 1974 में थार रेगिस्तान के पोखरण में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की सफलता ने भारत को परमाणु हथियार संपन्न देश बना दिया। आजादी से
इस दिन तक और आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत अपने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित बता रहा है। इस कामयाबी के करीब 24 साल बाद भारत ने ऑपरेशन शक्ति टेस्ट किया और खुद को पूरी तरह परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। 1975 आते आते भारत अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए देश के कई हिस्सों में रिसर्च सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर और स्पेस पोर्ट बना चुका था। 1 अप्रैल 1975 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का नाम दिया गया। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपने और सोवियत रूस के रॉकेट के जरिए पूरी तरह देश में बनाया जाने वाला पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा। इसके बाद अंतरिक्ष के जरिए टीवी को आम जन तक पहुंचाने के लिए SITE और STEP अभियान चलाए गए। यह दुनिया में अपनी तरह के शुरुआती प्रयोग थे। इनकी सफलता ने इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम यानी कि INSAT का रास्ता खोल दिया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत में 1958 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO की स्थापना की गई। ब्रिटिश राज के दौर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां भारत में काम कर रही थी, लेकिन DRDO को उन्नत लड़ाकू विमान, आर्टिलरी सिस्टम, टैंक, सोनार, कमांड कंट्रोल और मिसाइल सिस्टम तैयार करने के लिए बनाया गया था। 1980 के दशक से पहले DRDO को कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई और इसके कुछ प्रोजेक्ट को बंद तक करना पड़ा। बाद में DRDO ने भारत के लिए ब्रह्मोस, पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों की बड़ी रेंज बना ली। आजाद भारत के सामने कुपोषण, संक्रामक और वेक्टर जनित बीमारियां बहुत बड़ी चुनौती थी। इनसे भी बड़ी चुनौती थी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों जैसे बुनियादी ढांचे की कमी। 1947 में एक भारतीय की औसत जीवन संभवता करीब 32 साल थी। आज के दशक में लगभग 70 साल की है। 1940 के दशक में देश में मलेरिया के मामले हजारों या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हुआ करते थे। 1970 के दशक तक पोलियो देश में फैल चुका था। इसी दशक की शुरुआत में भारत पोलियो की स्वदेशी वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गया था। पोलियो के अलावा कुष्ठ के मामले की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। तपेदिक और टेटनस जैसी बीमारियां जिनसे वैक्सीन लगाकर बचा जा सकता था, उनसे भी लोगों की मौत होने लगी। 1975 तक इन बीमारियों से लड़ने के लिए भारत ज्यादातर विदेशी मदद पर निर्भर था। यह स्वास्थ्य स्तर के हिसाब से आजाद भारत का सबसे खराब दौरा रहा है, लेकिन इसके बाद भारत ने बड़े स्तर पर संक्रामक रोगों और अन्य बीमारियों के रोकने के लिए कई सारी योजना बनाया, जिसमें वो कामयाबी भी पाई। 1975 से पहले देश में स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान बनने शुरू हुए और लोगों को ट्रेनिंग मिलनी शुरू हुई। भारत में 1975 के बाद बड़े सियासी बदलाव हुए। पहले आपातकाल लागू होना और फिर आजाद भारत के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का पहली बार सत्ता से बाहर होना। तेजी से बदलते हालात में भारत के वैज्ञानिक कार्यक्रमों, खास तौर पर परमाणु कार्यक्रम की रफ्तार पर थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन थमी नहीं। चूंकि लगभग हर क्षेत्र में शीर्ष स्थानों की नींव रखी जा चुकी थी, इसलिए हर क्षेत्र में बदलाव दिखने लगे। खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति ने भारत में अनाज की कमी को पूरा तो किया, निर्यात करने के लायक भी बनाया। 1950 के दशक में गेहूं की उपलब्धता प्रति व्यक्ति 66 ग्राम प्रतिदिन हुआ करती थी। 2000 के दशक में यह बढ़कर प्रति व्यक्ति 160 ग्राम प्रतिदिन हो गई। ICAR ने देश भर के कृषि विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटरों के साथ मिलकर फसलों की कई खरपतवार रोधी और कीट रोधी किस्में तैयार की हैं। राष्ट्रीय जन बैंक भी बनाया है ताकि आने वाले कई पीढ़ियों के लिए बीज सुरक्षित रखी जा सके। मौजूदा वक्त में रिमोट सेंसिंग, मौसम का पुनर्निर्माण और मिट्टी की सेहत जांचने तक की तकनीकी उपलब्धि है और भारत हर साल रिकॉर्ड उत्पाद कर रहा है। वही श्वेत क्रांति का तीसरा और अंतिम चरण 1985 से 2000 तक चला। यहाँ तक भारत दुनिया के आखिरी दुग्ध उत्पादकों में शामिल हो चुका था। परमाणु हथियार बनाने के बाद भारत ने परमाणु ऊर्जा की क्षमता बढ़ाने की कोशिश की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय राजनैतिक मंचों पर इस मुद्दे पर सफलता हासिल की है, लेकिन तकनीक और उपकरणों के स्तर पर भारत अब भी परमाणु ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए दूसरों देशों पर निर्भर है। इस समय देश में कुल 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र काम कर रहे हैं, जिनकी संख्या बढ़कर 16 करने की योजना है। 1975 के बाद से भारत बाकमान सफलता हासिल की है। भास्कर 1, भास्कर 2, इनसैट 2B, IRS-1C, इनसैट 3B जैसे सैटेलाइटों को अगले 25 साल में लॉन्च किया गया। इस बीच 1980 में वह पल भी आया जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले भारतीय बने। 2000 तक भारत लॉन्च व्हीकल PSLV का सफल परीक्षण कर चुका था। फिर 2008 में बड़ा मौका आया जब भारत ने चंद्रमा तक
तक अपना पहला मिशन भेजा, चंद्रयान-1। भारत ऐसा करने वाला 5वां देश बना। इसके बाद भारत ने अन्य देशों के सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में ले जाने लगा। अगला बड़ा मौका था 2013 में लॉन्च हुआ मंगल मिशन मंगलयान, जो 9 महीने की यात्रा के बाद मंगल की पृथ्वी तक पहुंच गया। अंतरिक्ष उड़ानों के खर्च के लिहाज से यह बहुत ही कम किफायती मिशन था। 2017 में इसरो का लॉन्च व्हीकल PSLV C-37 एक साथ 104 सैटेलाइट लेकर गया, जो उस वक्त का एक रिकॉर्ड बना। 2018 में भारत ने गगनयान मिशन की घोषणा की, जिसमें भारत अंतरिक्ष यात्रियों को धरती की उपकक्षा तक ले जाएगा और सफलतापूर्वक वापस लाएगा। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को देश के वैज्ञानिक सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्र जैसे जटिल क्षेत्रों के लिए भारत में सुपर कंप्यूटर भी विकसित किए गए हैं। इस समय देश का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है। वैज्ञानिक इसका इस्तेमाल उन्नत मटेरियल, एक्स्ट्रा फिजिक्स, कम्युनिकेशनल केमिस्ट्री, स्वास्थ्य और मौसम पुनर्निर्माण के जैसे संवेदनशील कामों में किया जाता है। इसके पार्ट 2 में हम जानेंगे भारत के आगे की कहानी और भारत के 2022 तक की कहानी और भारत के फ्यूचर में आने वाले प्लान के बारे में, जैसे कि अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट क्या हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी सबकी जानकारी हम आपको पार्ट 2 में देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल डायट ऑफ सौरभ को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और हमारे वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो कर दीजिए दोस्तों। आपको मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद। नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।